कि आप 2021 जनवरी इनटेक में जा रहे हैं, तो ये कोविड का और ये सब भी थोड़ा मसला बना हुआ है। तो आपको क्या मतलब आप हाउ यू हैव टेकन दिस रिस्क, तो मंथली आप कितना कमा लेते थे वहाँ पे? तो 3 साल के कोर्स करने के बाद में आपको क्या PSW मिल पाएगा, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा? आइल्स में कितना स्कोर आया था? ये पापा से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले हैं तौसीफ़ को पढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दे दूं, क्योंकि जितने लोगों ने भी मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप लोगों का आभारी हूँ, जितने लोगों ने आपने अपना प्यार और सहयोग मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो कि UK में पढ़ते हैं और वो अभी कुवैत में रहते हैं। तो मैं उनसे आज इंटरव्यू करूँगा और पूछूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं सबसे पहले उनसे ही कहूँगा कि वो अपने को इंट्रोड्यूस करें। तो वेलकम टू दिस चैनल। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। सो सबसे पहले आप एक ब्रीफ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम तौसीफ़ है और मैं UK में पढ़ता हूँ, वुस्टर यूनिवर्सिटी में। और मैंने अपना स्कूलिंग पूरा कुवैत में किया था और फिर मैं अभी UK में अपना फ़र्स्ट ईयर करने जा रहा हूँ। और मैं अपना फाउंडेशन किया था UK में 1 साल, और अभी मैं अपना फ़र्स्ट ईयर करने जाने वाला हूँ दिसंबर से। तो तौसीफ़ जो हैं वो एक स्टूडेंट हैं जो UK में पढ़ते हैं, और उन्होंने 1 साल पहले अभी फाउंडेशन कोर्स किया है और अभी दोबारा वो UK पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तौसीफ़, हम बात कर रहे थे कि आप UK में पढ़ रहे हैं, और तो आपका जो पूरा वीज़ा प्रोसेसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और आपने कैसे मतलब ये यूनिवर्सिटी जो आपने अभी बताया वो चूज़ किया, और कैसे वहाँ कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, और आप क्योंकि आप मुझको आपने कहा कि आप 1 साल पहले वहाँ फाउंडेशन कर चुके हैं, तो उससे आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताएं। ठीक है, तो वीज़ा के लिए मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, उसके साथ आइल्स का रिज़ल्ट। और आइल्स में कितना स्कोर आया था? मेरा 7.5 आउट ऑफ 9 आया था स्कोर। ओह, वेरी गुड। और उसके साथ मैंने स्कूल के एकेडमिक पूरे पेपर्स दिए थे, और फाउंडेशन के रिज़ल्ट्स, और उसके साथ दूसरी चीज़ें जैसे कि मैं फ़ादर के पासपोर्ट और सिविल ID का फ़ोटोकॉपी और अपना सिविल ID और पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी दिया था। और उसके साथ मैंने जो कोर्स सेलेक्ट किया है अपनी यूनिवर्सिटी में वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और वुस्टर यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ किया है क्योंकि NSS 2020 जो नेशनल स्टूडेंट सर्वे होता है उसमें 100% स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन था इस कोर्स के लिए और इस यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा चॉइस होगा, और इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि तौसीफ़ ने कहा कि नेशनल स्टूडेंट सर्वे जो है NSS, उसके बिहाफ पर उन्होंने ये जो यूनिवर्सिटी है ये चूज़ किया है, और यहाँ पर ये अकाउंटिंग अभी कर रहे हैं, और इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। तो आप मतलब आप जो फर्स्ट ईयर का जो पहला आपका फाउंडेशन था, तो वो आपने किस में किया था? फाउंडेशन मैंने कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में किया था, क्योंकि मैंने एक एजेंट के थ्रू किया था, और जो ऑप्शंस थे कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा था। और कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में मैंने फाउंडेशन किया, और वहाँ पे फाउंडेशन के फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे थे। और आपने फाउंडेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं? फाउंडेशन में बिज़नेस प्लानिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। ओह, दैट्स ग्रेट। और ये जो अगर आपने अभी आप 3 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं ना, तो 3 साल के कोर्स करने के बाद में आपको क्या PSW मिल पाएगा, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा? जी, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। और उसके साथ उसके बाद मैं मास्टर्स करने का भी सोच रहा हूँ वहाँ पे। तो अभी प्लान तो वही है। और वहाँ पे अलॉन्ग विथ मेरा अंडर ग्रेजुएट वर्किंग का भी देखना चाहता हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट के साथ ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट भी ऑफ़र करता है। दैट्स ग्रेट। तो आप मतलब मुझे रफली बताएं कि जब आप 1 साल थे वहाँ पर, तो मंथली आप कितना कमा लेते थे वहाँ पे? मंथली मैं वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, बट मेरे फादर मुझे मंथली सेंड करते थे,
और मंथली अपार्ट फ्रॉम जो रेंट और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होते हैं, मतलब अपने एक्सपेंसेस 400 पाउंड्स में इजीली मैनेज हो जाते थे। अच्छा, तो इस बार अभी आप जा कर के वर्क करना भी चाहते हैं शायद, तो क्या आपको लगता है कि आराम से वहाँ वर्क मिल जाएगा आपको? मतलब पार्ट टाइम कितने आवर्स आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं वहाँ पे? वहाँ पे 20 आवर्स पर वीक में पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ, तो उसमें मैनेज हो जाएगा। और जॉब मिलना मतलब डिपेंड करता है, कुछ जॉब्स वहाँ पे जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जो जॉब्स रहते हैं वो ज़रा ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं, पर दूसरे ऑफिस जॉब्स थोड़ा ज़्यादा टफ होते हैं मिलने के लिए। तो अभी मैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे भी आजकल बात करते हैं, क्योंकि आप 2021 जनवरी इनटेक में जा रहे हैं, तो ये कोविड का और ये सब भी थोड़ा मसला बना हुआ है, तो आपको क्या मतलब आप हाउ यू हैव टेकन दिस रिस्क, तो मैं ये पूछूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे जो देख रहे हैं वो लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप 2021 जनवरी में जाएँ। लोग सोच रहे हैं कि सितंबर तक पोस्टपोन करें, तो दिस विल बी एन आई ओपनर फॉर यू ऑल्सो कि तौसीफ़ ने कैसे ये 2021 जनवरी में इतना बड़ा रिस्क लिया, तो वो भी हम उनसे पूछ लेते हैं। कि सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। जैसे कि अभी इंग्लैंड में सेकेंड लॉकडाउन उन लोगों ने फिर से लगा दिया है December 2 तक। तो कुछ भी अगर सिम्टम्स और साइंस आते हैं कि डेंजर ज़्यादा है तो वो लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन रख रहे हैं, तो उतना रिस्क नहीं है। और कुछ क्लासेस वो लोग फ़ेस टू फ़ेस रख रहे हैं ताकि वो फ़ेस टू फ़ेस में ज़्यादा बेटर लर्निंग होता है, तो इसलिए। तो दोस्तों आपने देखा कि तौसीफ़ ने कहा कि 400 पाउंड उनका मंथली एक्सपेंस आता है, और वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जा कर के वो 400 पाउंड जो है जॉब्स करके कमा सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो होटल्स वगैरह में, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में उनको नौकरियां मिल जाएंगी। और वो ये भी सोच रहे हैं कि वहाँ पर अभी जो है लॉकडाउन का अभी ऑलरेडी सेकेंड फेज़ आ गया है, तो जब वो जाएंगे जनवरी में तो उतना उनको इफ़ेक्ट नहीं होगा और वो आराम से वहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आप जो हमें देख रहे हैं, जो दर्शक है, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, आप अपना कुछ फाइनल उनको क्या एडवाइस देंगे कि क्या वो करें और क्या वो ना करें? इफ़ यू आर चूजिंग 3 व्हाट दे शुड डू एंड 3 पॉइंट्स विच दे शुड नॉट डू। ठीक है, 3 चीज़ें जो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप सोच रहे हैं कि अपना स्टडीज़ पोस्टपोन करने के लिए, तो वो 6 मंथ्स का वेस्ट होगा, तो बेटर है कि आप अभी चले जाएं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन ये भी है कि आप मतलब 6 महीने या 1 सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो वैसा आप ज़्यादा सेफ़ भी रहेंगे और आपको ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सेकंड चीज़, कुवैत में अगर जो भी लोग कुवैत में अभी पढ़ रहे हैं, बेटर है कि अभी चले जाएं, क्योंकि अभी 18 के बाद वीज़ा, ये सिविल आईडी और रेजिडेंसी रिन्यूअल का भी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो बेटर है कि बाहर जाके अपना थोड़ा करियर बना लें। और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली जो मैंने कहा है उसको ऑपोजिट, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए और बाहर निकल के कोशिश करिए कुछ करने का। और मैं इनसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा वीज़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वीज़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर वी विल एंड दिस। एक्चुअली वीज़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में से हुआ नहीं था, पर वो मतलब एट रैंडम कुछ लोगों को लेते हैं, बट मेरे साथ तो नहीं हुआ था अभी। शायद हो सकता है कि आपके फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स में आपके साथ में वीज़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ हो। नहीं, दोनों टाइम्स में नहीं हुआ था मेरा। दोनों टाइम्स में नहीं हुआ था, क्योंकि इनके शायद क्रेडेंशियल्स इतने भरोसेमंद थे, बिकॉज ही ऑलरेडी स्कोर्ड 7.5 इन IELTS एंड ही हैड अ वेरी गुड स्टेटमेंट ऑफ जो पर्पस SOP आपने बनाया था, वो इतना स्ट्रांग था कि इनसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा ही नहीं गया था, और ऐसा कोई इन्होंने कोई ख़ास इंटरव्यू ही नहीं फेस किया। लेकिन बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गोइंग फॉर एन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, तो दोस्तों ये भी एक यहाँ पर देखने की बात है कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, यानी कि आप अगर अपना डिग्री करने जाते हैं, तो वीज़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू उतना कोई स्ट्रांग नहीं होता और आप आराम से उसमें क्लियर कर सकते हैं। तो तौसीफ़, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू UK की ज़िंदगी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। ऑल द बेस्ट।
जी थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी हमने तौसीफ़ से बात की, अब हम उनके पापा से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले हैं तौसीफ़ को पढ़ाने के लिए और किस तरह उनका मतलब एक्सपीरियंस रहा। मैं बता दूं कि मेरे साथ अभी मिस्टर तनवीर जुड़े हुए हैं। ये KNPC में एक प्लानिंग इंजीनियर हैं और यहाँ काफ़ी सालों से यहाँ पर कुवैत में काम कर रहे हैं और बाकी का इंट्रोडक्शन जो है वो खुद अपने बारे में देंगे। थोड़ा तनवीर साहब मुस्कुराते हुए सारी बातें आप बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बता सकूं। तो मैं, अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि अपने बारे में मैं बताऊं, तो मैं इंजीनियर हूं और एक बिहार का एक छोटा शहर है और भागलपुर में वहां से बिलोंग करता हूं। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी अपनी नेटिव प्लेस से ही की थी। BIT सिंदरी से मैंने इंजीनियरिंग पास किया था 1998 में और 2003 में मैं कुवैत आया था। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा जो है वो तौसीफ़ है और छोटी एक बेटी है। और तौसीफ़ की भी जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी कुवैत में स्कूलिंग हुई है और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS कुवैत में इन्होंने +2 यहाँ से पास किया है। उसके बाद फिर जैसा कि मैंने तौसीफ़ को बहुत ही फ्रीडम दिया कि आप अपना आगे का पाथ चूज़ कर लें। बहुत पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, अगर इंजीनियरिंग करे, मेडिसिन करे, लेकिन मैंने जो अपना मेरा जो ये पूरा एक्सपीरियंस है कि किसी फील्ड में भी आप अगर एक्सेल करते हैं तो दैट इज़ अ बेटर फील्ड। और जब तौसीफ़ ने कहा कि नहीं, मुझे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाना है, जो मैंने देखा अकाउंटिंग फाइनेंस एक अच्छी फील्ड है, तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो आप, जैसा मैं आपसे मतलब अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक्डइन प्रोफाइल मैं डाल दूंगा, तो आप और हाँ, तो आप जो है इनके बारे में जान सकते हैं और इनसे आप जानकारियां भी ले सकते हैं। तो आपका जैसे मतलब, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि UK जाकर पढ़ना काफ़ी खर्चीला होता है, तो आपने कैसा, मतलब ये जो फाइनेंशियल, आपने अभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए जा रहा है तो तौसीफ़, तो आपने कैसे ये प्लानिंग किया? कुछ आपका स्पेशल था कि भाई मैं इतना इनको एक्सपेंडिचर करूँगा और बाकी का जो है वो वहीं से वो पार्ट टाइम जॉब करके वो निकाल लेंगे? किस तरह का आपका मतलब प्लानिंग रहा? मेरी प्लानिंग ये थी कि पार्ट टाइम जॉब नहीं करें और मैं इनके पूरी पढ़ाई का खर्च उठा लूँ। और वो मेरी इच्छा, अगर इसके जो वीज़ा है उसमें ये कंडीशन है कि ये 20 आवर्स पर वीक कर सकते हैं, तो वो तो इनकी मर्ज़ी है, अगर वो करना चाहेंगे तो वो करेंगे। और वो अपना 2 चीज़ होता है, एक तो पैसा जो आ सकता है थोड़ा कमाएंगे लेकिन उससे बढ़ करके ये होगा कि उनको एक्सपोजर होगा कि कैसे कमाया जाता है। और जबकि मैं पढ़ाई के बाद की ज़िंदगी का एक उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो एक अच्छी चीज़। हाँ, तो जैसे अभी तनवीर साहब ने बताया कि देयर इज़ नो कंपल्शन, इन्होंने अपने बच्चे पर कभी कंपल्शन नहीं दिया कि ये पार्ट टाइम जॉब करें, क्योंकि ये शायद हो सकता है कि फाइनेंशियली अच्छे स्टेबल हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं अभी। लेकिन मैं तो ये जैसे, लेकिन इन्होंने फ्रीडम भी दिया हुआ है कि अगर वो 20 आवर्स काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ताकि जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ फाइनेंस का ही बात नहीं होता, ये एक्सपोजर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर UK में काम करते हुए ये एक्सपोजर मिलता है इनको बच्चों को, और उसके कारण ये काफ़ी सारी चीज़ें, वो नई बातें ये सीख सकते हैं। तो आप मतलब क्या चाहते हैं कि तौसीफ़ जो है वो आगे मतलब अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद में क्या आप अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी उनको वहीं मतलब पढ़ाना चाहते हैं कि आप कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई करेंगे? थोड़ा सा सामने आ जाए। ये तो मैं उस पे ही छोड़ दूंगा कि वो क्या करना चाहता है। जैसे ये अंडर ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, तो इसमें भी एक ACCA का भी एक अच्छा खासा पार्ट कवर कर लेता है, तो ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहता है। वहाँ जाएगा, देखेगा, और जबकि वहाँ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ और भी मालूम होगी जो कि अभी नहीं पता है, तो उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा।
अगर वो करना चाहेगा तो हाँ, तो जैसे आपसे मैं पूछ रहा था कि कैसे आप मतलब उनका हायर स्टडीज़ प्लान कर रहे हैं? इनकी हायर स्टडीज़ अभी तो ये जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जा रहे हैं, और उसमें ही ACCA एक जो है तो उसका अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेता है। तो पहले ये करेंगे और वहाँ जाएंगे तो जब वो इस पे जाएंगे 1 साल 3 साल का की ये जो डिग्री है 3 साल की है, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वो उस वक्त खुद ही इनको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। तो ये इतना फ्रीडम तो इनको मैंने दिया है। हाँ, ये मेरे से डिस्कस करेंगे, अगर मैं कुछ इस पे अपना ये प्रोवाइड कर सकूँगा, कोई अवेलेबल इनको एडवाइस दे सकूँगा बेस्ड ऑन द फीडबैक उन्हीं का होगा, वहाँ का होगा, क्योंकि मैं तो कुवैत में बैठा हुआ हूँ। तो तौफीक तनवीर साहब, एक बात और बताइए कि ये जो पूरा का पूरा ये जाकर वहाँ अभी रहेंगे, तो आपने कैसा मतलब इनका रहने का वहाँ पर क्या इंतज़ाम किया है? क्या हॉस्टल में रहेंगे कि बाहर कहीं कमरा लेकर रह रहे हैं? और ये आप अब जब ये जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें ये पैक करेंगे आप उनके लिए? ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम जब पहली बार जाएं तो क्या कर लेकर जाएं, या हम लोग क्या पैक करें, या हम लोग वहाँ पर कहाँ रहें, ये सारे सवाल जो हैं इसका अगर आप थोड़ा सा जवाब दे दें। देखिए, ये ऑप्शंस तो दोनों होते हैं कि ये यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में भी रह सकते हैं, या नहीं तो अपना रेंट पे भी ले सकते हैं, और वहाँ पे अवेलेबल भी रहता है। तो 2-3 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो आपका फाइनेंस भी जो है कि वो भी कॉस्ट भी मैटर करता है। वैसे ये तौसीफ जो है कहाँ रहेंगे अभी? ये तो अभी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में ही रहेंगे। हॉस्टल में रहेंगे जी। अच्छा, उसके बाद 1 साल के बाद हो सकता है कि अगर इनको लगेगा तो मूव आउट कर जाएंगे। इससे पहले भी फाउंडेशन इन्होंने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में ही किया था। अच्छा, वो उसमें ये था कि और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्या पैक कर रहे हैं, मतलब ये खाना तो इनको खुद बनाना पड़ेगा वहाँ जा करके, तो वो शायद कैसे, मतलब हाउ ही विल बी मैनेजिंग द फूड एंड ऑल दोस थिंग्स? ये बनाएंगे भी, कभी बाहर से भी, इट्स अ मिक्स। ओके। अच्छा, दूसरा कि इनके पास ऑलरेडी जो है फाउंडेशन के टाइम में ही हम लोगों ने अवेलेबल करा दिया था इनको जितनी भी चीज़ है, तो इनके पास ऑलरेडी है। जैसे कुकिंग के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो होनी चाहिए, जैसे प्रेशर कुकर और हाँ, बेलन, चकला, ये सारी ये सब चीज़ तो होती है। हाँ, वो होती है। और क्या कहते हैं, बाकी चीज़ जो है तो मसाले वो सब मिल जाता है वहाँ मिल जाता है। वो सब मिल जाता है। उसके लिए ये बात सही है, आसपास के अगर स्टोर्स में वहाँ मिल जाते हैं। हाँ, अगर लेके जाना चाहते तो लेके जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो वैसे वहाँ मिल जाता है। मैं खुद ही गया था, मैं जनवरी में मैं गया था, जब ये फाउंडेशन में गए थे तो विद फैमिली में गया था। तो मैंने देखा कि क्या कहते हैं सब चीज़ मिल जाता है, और वो बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया। अच्छा, अपनी इंडियन कम्युनिटी भी बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस देता है। तो वहाँ पे तो आप ओवरऑल, मैं मतलब आपसे अगर फाइनल पूछूं कि आप इस चीज़ को कैसा रेट करेंगे, अगर कोई एक बच्चा या कोई पेरेंट अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो आप क्या उनको एडवाइस देंगे कि भाई वो भेजें नहीं भेजें, करें नहीं करें? वो ज़रूर भेजें। मैं तो बोलूँगा कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर भेजें। और देखिए, एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ये, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर भेजें। तो बाकी मैं थोड़ा और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि अगर जिसको नहीं पता है तो वो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि उनके डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। कि जैसे कि जब ये जो प्रोसेस होता है कि जब कि आपको एडमिशन लेना होता है, तो आप यूनिवर्सिटी को खुद कांटेक्ट करते हैं या कि थ्रू सम एजेंट करते हैं। अच्छा, एजेंट चेक कीजिएगा, ऑथराइज एजेंट चेक कीजिए। और क्या होता है कि वो आपसे प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। जैसे आइल्स का स्कोर है, उसका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, डिपेंड करता है। आइल्स का स्कोर मांगेंगे, आपका +2 का 12th का आपका जो ये है मार्कशीट्स मांगेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर वो आपके लिए कंडीशनल ऑफ़र ले आएंगे। और कंडीशनल ऑफ़र ये होता है कि उस पर फिर कुछ और आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, जिसमें एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो बैंक स्टेटमेंट। तो एडमिशन जो प्रोसेस में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें मतलब कितना फ़ीस लगता है, ये एक बार और आप थोड़ा सा मतलब विस्तार से बताएं।
ये बहुत अच्छा ये सवाल किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सबके लिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को एक डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो ये इनका जो यूनिवर्सिटी का जो एक मेन रिक्वायरमेंट होता है कि 28 डेज़ का जो मिनिमम बैलेंस है, हाँ, तो हाँ, उसमें मिनिमम बैलेंस ये उतना होना चाहिए कि 1 साल की फ़ीस प्लस 9 मंथ्स का एक्सपेंसेस। जैसे लंदन का थोड़ा हाई होता है, आउटसाइड लंदन जो है वो थोड़ा कम होता है। जैसे तौसीफ आउटसाइड लंदन है, इनकी यूनिवर्सिटी आउटसाइड लंदन है, तो 9 मंथ्स का उनका जो एक्सपेंसेस हो जाएगा 9,135 पाउंड्स। सो ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की 1 साल की फ़ीस इस तरह की कोर्सेज और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की जो है, मेडिसिन का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो ये 11,000 से 20,000 के बीच पाउंड्स आती है। तो आपको 28 दिन के लिए, अगर समझिए कि आपका ये आपकी फ़ीस जो यूनिवर्सिटी की है वो 15,000 अ ईयर है, तो आपको 15 बैंक में 28 दिन के लिए उतना अमाउंट रखना होगा, 15,000 प्लस 9,135 मीन्स 24,135। अच्छा, ये 2 बार आपको शो करना होगा। पहले एक बार जब आपको कंडीशनल ऑफ़र मिला, जबकि उसके बाद आप जो है सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, वो एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, वो होता है कैश लेटर। कैश लेटर ये होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, यस। तो उसके लिए एक बार देना होगा, क्योंकि वो आपका ये वीज़ा एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि आपको मिलेगा कि नहीं। तो उसकी एक टीम रहती है, तो वो उस टाइम में आपको रखना होगा। वंस वो कैश लेटर दे दिए, जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाइएगा, तो जिस दिन अप्लाई कीजिएगा उससे 28 दिन पहले तक आपका फिर उतना ही अमाउंट जो है, जो मैंने बताया, वो उतना होना चाहिए। हाँ, अच्छा। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से दोनों तनवीर साहब का और तौसीफ़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने पूरे ये जानकारियां हमको अभी उन्होंने दिया। और अगर आप लोग कोई भी पढ़ना चाहते हैं यूके जा कर के, तो बेहिचक आप लोग डिसीजंस लें और आप जा सकते हैं। और आप, जैसा आपने इन्होंने बताया कि कितना अमाउंट हमें शो करना है, और ये जो है कि ये 28 दिन के बाद आपको, उसके बाद चाहे तो आप ये अमाउंट निकाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ उनको शो करने के है, उसके बाद फिर ये अमाउंट आप निकाल भी सकते हैं। है, आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे ही। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जो है, आपको जो वो कैश लेटर देते हैं, तो आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है, अ पार्ट ऑफ द फ़ी। हाँ, पार्ट ऑफ द फ़ी एंड ऑल्सो वीज़ा प्रोसेसिंग। नहीं, पार्ट ऑफ द फ़ी आपको उस पे करना पड़ता है। तो अगर कीजिए कि अगर आपकी 15,000 फ़ीस है, आपने 5,000 जमा कर दिया है, तब आपको जो दिखाना होगा वो 10,000 प्लस 9,000। हाँ, वो उतना कम दिखा। अच्छा, ये और जो है उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करके आप आराम से जा सकते हो। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे वीडियोस को आप लोग देखते रहें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।